बच्चों कैसे हैं आप लोग। हम लोग क्या करने वाले हैं, फिजिक्स का मेमोरी बेस्ड जो पेपर आया हुआ है 23 जनवरी शिफ्ट 2 उसके सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। तो फिर से आपको बता दूं कि बड़े कोचिंग की इंस्टीट्यूट के रेजोनेंस एलन के वेबसाइट में आपको ये क्वेश्चन पेपर जो मेमोरी बेस्ड है वो आपको मिल जाएगा। पहले आप खुद ही सॉल्व कीजिए और जिस क्वेश्चन में दिक्कत हो उसका सोल्यूशन आप यहाँ से रेफर कर सकते हैं। ओके, चलो चालू करते हैं। हाँ, और बाकी जो क्वेश्चन है बच्चों उसके लिंक मैं बाकी जो शिफ्ट सॉल्व कर चुके हैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वो भी चेक कर सकते हैं। ओके, चलिए। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन, मतलब डेल मिनिमम बराबर ए बोल दिया बच्चों। गिवन दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज √3, हमको बताना है एंगल ऑफ प्रिज्म कितना होगा। तो बच्चों म्यू का फॉर्मूला एक हम लोग जानते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन के हिसाब से, वो आता था साइन ऑफ ए प्लस डेल मिनिमम बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए बाय 2। तो यहां पर म्यू के जगह √3 रख लेते हैं बच्चों। साइन, अब ए और डेल मिनिमम बराबर है तो ए प्लस ए 2a हो गया, 2a बाय 2 क्या बचेगा, साइन ए डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, साइन ए बाय 2। सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। साइन ए, इसमें हाफ एंगल फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होगा, √3 बराबर 2 साइन ए बाय 2 कॉस ए बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ए बाय 2। साइन ए बाय 2 से साइन ए बाय 2 कट गया, ये 2 नीचे चले गया तो √3 बाय 2 क्या आ गया, कॉस ए बाय 2। कंपेयर कर लो तो ए बाय 2 की वैल्यू किसकी हो गई, कॉस √3 बाय 2 कब होता है, 30 डिग्री के लिए, मतलब आ गई बच्चों पाई बाय 6। तो 2 3 आ जाएगा तो एंगल ऑफ प्रिज्म आ जाएगा पाई बाय 3। तो इसका ऑप्शन होगा फर्स्ट। अगला सवाल। तो बच्चों हम लोग को यहाँ पर क्या निकालना है, टोटल वर्क डन निकालना है ऑफ गैस फ्रॉम ए टू बी। तो बच्चों फिजिक्स का है तो ये ध्यान देना, वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव होता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ए से बी। ए से बी एक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है जहां पर प्रेशर कितना है बच्चों, P0, और P0 और वॉल्यूम चेंज हो रहा है 2V0 से 30। तो वर्क डन ए टू बी देखते हैं कितना होगा, है ना। तो होगा प्रेशर P0 इनटू वॉल्यूम चेंज, तो वॉल्यूम चेंज 3V0 से 2V0, फाइनल माइनस इनिशियल मतलब V0 ही आएगा। अब इसको प्लस लेंगे कि माइनस, क्योंकि ये एक्सपेंशन हो रहा है बच्चों तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, प्लस पॉजिटिव। तो क्या आएगा P0 V0। ठीक है, अब B टू C कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है बच्चों, 0। तो B टू C वर्क डन विल बी 0। उसके बाद बच्चों वर्क डन है C टू D, तो C टू D करेंगे तो वॉल्यूम का चेंज कितना हुआ, 3V0 से V0, और प्रेशर कितना था इस बार कांस्टेंट, P0 2P0। ठीक है, तो वर्क डन हो जाएगा 2P0 फाइनल माइनस इनिशियल, V0 माइनस 3V0, तो आ जाएगा 4P0 V0। लेकिन इसको नेगेटिव लेंगे बच्चों क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम कम हो रहा है, कंप्रेशन, फिजिक्स में कंप्रेशन नेगेटिव आता है वर्क डन। अब W नेट सारे वर्क डन को ऐड कर लो बच्चों, तो P0 V0 माइनस 4P0 V0 कितना आएगा, माइनस 3P0 V0। तो इसका सही आंसर क्या होगा, फर्स्ट। तो बच्चों अगला सवाल क्या दिया हुआ है, फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इन स्टेडी स्टेट बोला है। ठीक है, 5 वोल्ट की बैटरी लगी है बच्चों, आप देख सकते हैं स्टेडी स्टेट में क्या हो जाता है, ओपन सर्किट। तो जितना भी वोल्टेज देखो इसके पैरेलल में 10 ओम रजिस्टर लगा हुआ है, जितना भी वोल्टेज ये 10 ओम रजिस्टर लेगा उतना ही क्या होगा, इसका वोल्टेज होगा। ठीक है, तो 5 वोल्ट कितना कितना बटेगा देख लेते हैं बच्चों। तो 15 और 10 ये आपका टोटल रेजिस्टेंस नेट हो गया सीरीज में 25, है ना। वोल्ट दिया है 5 वोल्ट, तो सर्किट से करंट कितनी जाएगी, आई बराबर होता है V बाय R, तो आएगा बच्चों 5/25 विच इज 1/5। तो 1/5 एम्पियर की करंट जब यहाँ से जाएगी तो 10 ओम वाले में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो ये होगा बच्चों V बराबर I इंटू R। तो 1/5 की करंट है, रेजिस्टेंस है 10, तो आ जाएगा बच्चों 2 वोल्ट्स। तो 2 वोल्ट यहाँ पर गिरेगा, तो उतना ही वोल्ट कौन लेगा, 8 माइक्रोफैराड वाला इन्हें जो कैपेसिटर है वो लेगा। अब 2 वोल्ट 8 माइक्रोफैराड वाला कैपेसिटर लिया तो उसके पास चार्ज क्या होगा, Q बराबर CV। तो चार्ज है कितना, C कितना 8 माइक्रोफैराड इंटू 2, तो आ जाएगा 16 माइक्रो कूलम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन 2। नेक्स्ट अगला सवाल है, अ सैटेलाइट इज 9 टाइम्स क्लोजर टू अर्थ एज कंपेयर टू मून, टाइम पीरियड ऑफ मून इज 27 डेज, देन टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट इज कितना होगा, ये हम लोग को निकालना है। तो बच्चों हम लोग को पता है T² इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, R क्यूब, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, T1/T2 का
होल स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू R1/R2 का होल क्यूब। ठीक है, तो ये स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो ये क्या आ जाएगा 3/2। अब बच्चों तो T1 अपना कितना दिया है पहले तो ये निकाल लेते हैं। तो टाइम पीरियड फर्स्ट सपोज अपन मून का ले रहे हैं, तो मून का अपने को पता है कितना होता है बच्चों 27 दिन। ठीक है, उसके बाद हम लोग को क्या दिया है T2 हम लोग को पता लगाना है। R1 की वैल्यू क्या है, रेडियस जो मून की रहती है अपन उसको क्या ले लेते हैं सपोज R। तो अपने को क्या दिया है 9 टाइम्स क्लोजर है, 9 टाइम्स क्लोजर है का मतलब क्या होगा R/9। ठीक है, तो R से R कट जाएगा, ये ऊपर क्या आएगा बच्चों 3/2, उसको ऊपर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा 27/T2 बराबर 9। ठीक है, और 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर का पावर क्या है बच्चों 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 का क्यूब क्या होगा 27, तो 27/T2 बराबर क्या आएगा 3 3 9 3 27, 27 से 27 कट जाएगा बच्चों तो T2 आएगा 1 डे। तो इसका सही आंसर क्या होगा 1 दिन। अगला सवाल बनाते हैं। तो नेक्स्ट सवाल क्या दिया है, आपके पास एक LCR सर्किट है जिसमें L की वैल्यू दी है 100 माइक्रो हेनरी और कैपेसिटेंस है 10 नैनो फैरेड। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स व्हेन द करंट हैज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। बच्चों करंट का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होता है, जब R बराबर Z हो जाए, मतलब एट रेजोनेंस XL बराबर XC। तो अपने को फॉर्मूला डायरेक्ट पता है बच्चों, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1/√LC। तो हम लोग को सीधा वही निकालना है 1/√LC। तो यहाँ पर क्या करेंगे 1/√, L का वैल्यू कितना दिया है, L का वैल्यू दिया है 100 इंटू 10 का पावर -6 क्योंकि माइक्रो में दिया है, और नैनो फेरेड तो ये कितना होगा 10 इंटू 10 का पावर -9। तो ये क्या होगा 1 ये 9 और 6 कितना हुआ बच्चों 15, 15 में 3 गया, 15 में 3 गया तो बचा 12, तो आएगा 10 का पावर -12 का अंडर रूट, तो रूट से बाहर आके ऊपर आएगा तो हो जाएगा 10 का पावर 6 रेडियन पर सेकेंड। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो ये है बच्चों अगला। तो अपने को देखो क्वेश्चन में ध्यान देना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोला है ना कि फ्रीक्वेंसी, तो 2π वाला टर्म नहीं लिखना है ना, ओमेगा बराबर 2πf वो यूज नहीं करना। नेक्स्ट अगला सवाल ये है कि अ कॉन्केव मिरर हैज अ फोकल लेंथ ऑफ f। एक कॉन्केव मिरर है बच्चों जिसका फोकल लेंथ है f इन एयर। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ मिरर व्हेन इट इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन अ लिक्विड। एक लिक्विड में डबा दिया म्यू के। बच्चों ध्यान देना, मिरर बोला है, मिरर का सिर्फ ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है फोकल लेंथ। ठीक है, तो उसको आप किसी भी लेंस यानी किसी भी पानी में लिक्विड में डुबा दीजिए, उसका फोकल लेंथ चेंज नहीं होगा। हाँ, अगर यहाँ पर कॉन्केव लेंस बोलता तो जरूर चेंज हो जाता। तो एफ है तो अभी भी क्या रहेगा फोकल लेंथ एफ। अगला सवाल, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद काइनेटिक एनर्जी k विद एन एंगल π/3 फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल से π/3 बोले तो 60 डिग्री से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया विद काइनेटिक एनर्जी k, मान लेते हैं उसका वेलोसिटी सपोज था v। देन व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी एट इट्स मैक्सिमम हाइट। तो बच्चों जब अपने वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है ना, तो अभी सपोज काइनेटिक एनर्जी कितना है 12 mv²। हम सबको पता है जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है तो वेलोसिटी सिर्फ कौन सी बच जाती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो क्या होगी v cos 60, और v cos 60 कितना होता है बच्चों v/2। तो वेलोसिटी हाफ हो गई है, तो जाहिर सी बात है काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स कम हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन टिक लगा देंगे बच्चों k/4। बाकी अब सॉल्व करना चाहते हैं तो k डैश को लिख सकते हैं 12 mv/2 का होल स्क्वायर विच विल बी 12 mv²/4। 12 mv² को आप k लिख सकते हैं तो आ गई k/4। ठीक है, अगला बच्चों सवाल, अगला सवाल क्या दिया है, ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी f ऑफ एक्सरे एंड एटॉमिक नंबर z ऑफ अ हेवी न्यूक्लियस इज अ स्ट्रेट लाइन इन एक्सरे एमिशन। ग्राफ ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे एंड एटॉमिक नंबर z ऑफ हेवी न्यूक्लियस इज अ स्ट्रेट लाइन इन एक्सरे एमिशन। तो बच्चों हम लोग ये जानते हैं बच्चों मोजलेस लॉ है ना। तो मोजलेस लॉ क्या बोलता था कि अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी is directly proportional to अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a इन्हें कांस्टेंट तो बाद में रहेंगे z - n का जो भी था।
ठीक है। तो z और ये n क्या रहता था, ये रहता था स्क्रीनिंग कांस्टेंट, है ना। तो आप जानते हैं अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी एक स्ट्रेट लाइन मिलती नहीं थी हैवी किसके लिए, हैवी न्यूक्लियस के लिए। तो ये पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो क्या है, गलत। और दूसरा वाला स्टेटमेंट जो अंडर रूट फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे एटॉमिक नंबर z हैवी न्यूक्लियस इज स्ट्रेट लाइन, ये क्या है, इन एक्सरे एमिशन हैवी न्यूक्लियस इन स्ट्रेट लाइन इन एक्सरे ग्राफ ऑफ रूट ऑफ, हाँ तो ग्राफ ऑफ एफ ये गलत है और रूट एफ क्या है, सही। तो ऑप्शन क्या होगा, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट और स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो ये होगा ऑप्शन 2, ठीक है, क्योंकि मोजलेस लॉ है बच्चों, अंडर रूट फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट, अगला सवाल क्या बोला है, when light of wave lambda is incident on a metal of work function 2.14 electron volt, stopping potential is found to be 2 volts, find the wavelength of incident light। ठीक है, तो बच्चों इंसिडेंट वेवलेंथ लैम्डा यूज कर चुका है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, एच सी बाय लैम्डा, ये ई इंसिडेंट बराबर वर्क फंक्शन विच इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया बच्चों 2 वोल्ट, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हो जाएगा बच्चों 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 1 बाय लैम्डा बराबर यहाँ नीचे क्या चले जाएगा, एच सी, तो लैम्डा बराबर आ जाएगा एच सी बाय 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन में हम लोग को बोल दिया 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर नैनोमीटर, इसकी वैल्यू लेने, तो अपन क्या लेंगे 1242 बाय 4.14, तो इसको डिवाइड करेंगे बच्चों तो ईवी कट जाएगा और आपका आंसर क्या में आ जाएगा, नैनोमीटर। तो कितना आएगा बच्चों, लगभग ये जा रहा है 300 के आसपास, तो ये आएगा बच्चों 300 नैनोमीटर। अच्छा, तो बच्चों अगला सवाल है, वैल्यू ऑफ E0 ये दिया 9.3 वोल्ट पर मीटर और C की वैल्यू दी है, हमको बोला है B0 निकालने बच्चों। ठीक है, तो आप जानते हैं बच्चों C स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, E0 बाय B0, तो आपको चाहिए B0 की वैल्यू, तो आ जाएगी E0 बाय C। E0 की वैल्यू वोल्ट पर मीटर में दी है 9.3 डिवाइडेड बाय आपकी जो वैल्यू है ये है 3 इंटू 10 का पावर 8, तो 3 बच्चों ये जा रहा है 3.1 से इंटू 10 का पावर -8 टेस्ला, तो B का वैल्यू क्या होगा 3.1 इंटू 10 का पावर -8 टेस्ला। अगला सवाल, तो अगले सवाल में क्या बोला है बच्चों, फॉर मेकिंग एन एमीटर ऑफ मैक्सिमम करंट 0.3 अ शंट रेजिस्टेंस इज यूज्ड इन पैरेलल विद अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 30। तो बच्चों गैल्वेनोमीटर बड़ा जी का रेजिस्टेंस दे दिया है 30 ओम, और उसके बाद क्या बोल दिया है, मैक्सिमम करंट जो IG का वैल्यू हो सकता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए वो होगा 2 मिली एम्पेयर। अब वैल्यू शंट रेजिस्टेंस का अपने को निकालना है यहाँ पर, तो बच्चों शंट रेजिस्टेंस में डालते हैं, देखो 0.3 जो करंट यहाँ आ रही है ना, करंट जो भी बटेगी इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा और इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो सेम होगा। और जैसे 0.3 एम्पेयर करंट यहाँ आ रही है, 0.3 एम्पेयर अगर करंट आ रही है तो करंट फुल स्केल डिफ्लेक्शन 0.3 एम्पेयर में दिखाना है, तो गैल्वेनोमीटर में IG करंट जाएगी और उसमें I माइनस IG। तो मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, सपोज ये I करंट आई यहाँ पर, तो यहाँ जाएगी IG और ऊपर जाएगी I माइनस IG, और पैरेलल में है दोनों, तो वोल्टेज क्या होगा, सेम। तो क्या लिख सकता हूँ मैं, I माइनस IG इंटू एस बराबर IG इंटू जी। तो यहाँ से S का वैल्यू क्या आता है बच्चों, IG इंटू जी बाय I माइनस IG। अब यहाँ पर सारी वैल्यू दी हुई है बच्चों, IG की वैल्यू क्या दी हुई है, कहाँ गया 2 मिली एम्पेयर, तो क्या डाल देंगे 2 इंटू 10 का पावर -3 इंटू गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना दे दिया है 30, I की वैल्यू कितनी है 0.3 और इसकी वैल्यू कितनी दी है, वही IG की वैल्यू 2 मिली एम्पेयर, तो 2 इंटू 10 का पावर -3। अब इसको आप आसानी से सॉल्व करके क्या की वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चों, शंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, अगले सवाल में क्या दिया है, अगले सवाल में ये है बच्चों की फाइंड द करंट थ्रू बैटरी बोला है इफ बोथ डायोड्स आर आइडियल। आइडियल मतलब डायोड कुछ रेजिस्टेंस ऑफर नहीं कर रहे हैं। तो बच्चों डायोड ऐसा लगा हुआ है, ये ऐसा, ये बनाया नहीं है शायद, तो ये फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस वो चेक करते हैं। तो देखो पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ से जुड़ा हुआ है, P टाइप से, और नेगेटिव टर्मिनल कहाँ से जुड़ा हुआ है, N टाइप से, तो ये दोनों फॉरवर्ड बायस है। ठीक है, मतलब करंट दोनों से ही जाएगी। तो 20 और 20 नेट रेजिस्टेंस हुआ 10, तो करंट क्या होगी V/R, तो करंट हो जाएगी आधा
एम्पेयर। ठीक है, तो आधा एम्पेयर करंट निकला, दोनों रेजिस्टेंस बराबर हैं, तो 1/4 इसमें जाएगी, 1/4 इसमें जाएगी। 1/4 होता है बच्चों पॉइंट कितना 125, 1/4 उतना ही होता है ना, नहीं 0.25, तो ये आएगी है ऑप्शन शायद गलत दिया बच्चों इसमें, है ना, 1/4 एम्पेयर करंट आएगी, तो 0.225 आना चाहिए, ये आएगी ए। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अगला बच्चों सवाल, अगला सवाल क्या बोला है, बाइंडिंग एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक नंबर, न्यूक्लियर फोर्सेस आर लॉन्ग रेंज फोर्स। ठीक है, पहला तो न्यूक्लियर फोर्सेस आर लॉन्ग रेंज फोर्स, ये बात सरासर गलत है, एक शॉर्ट रेंज फोर्स होती है बच्चों। ठीक है, दूसरा बाइंडिंग एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक नंबर, तो ये बात बच्चों ट्रू है कि बाइंडिंग एनर्जी नहीं, ये बात ट्रू नहीं है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एटॉमिक नंबर पे डिपेंड नहीं करती है, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी जो है वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है, तो ये इंडिपेंडेंट बोला है, तो ये बात क्या है, गलत। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या होंगे बच्चों, इनकरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, अगला सवाल क्या दिया हुआ है, टू चार्जेस 7 माइक्रोकूलम एंड -4 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट +7 और -7 में, फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम। ठीक है, तो बच्चों डायग्राम बना लेते हैं। एक चार्ज है वो कहाँ रखा हुआ है, जो 7 माइक्रोकूलम का है वो -7 पे रखा हुआ है, तो x बराबर -7 पे रखा हुआ है 7 माइक्रोकूलम का चार्ज, और +7 पे रखा हुआ है कौन, -4 माइक्रोकूलम का चार्ज। ठीक है, तो अब दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों, 14 यूनिट्स, है ना, 14 मीटर ले लेते हैं, अच्छा सेंटीमीटर में दिया है बच्चों, ध्यान देना है ना, तो क्या लिख लेते हैं 14 सेंटीमीटर। अब 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम है, अपने को पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है दोनों के बीच में, तो U क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 बाय R। K का वैल्यू होता है बच्चों 9 × 10 का पावर 9, इधर क्या है 7 माइक्रोकूलम, 7 × 4 × 10 का पावर, ये चले जाएगा -6 और -6 कितना होता है -12 डिवाइडेड बाय R। R कितना दिया है 14, तो क्या लिखेंगे 14 सेंटीमीटर है, तो क्या लिख लेते हैं 10 का पावर -2। तो ये 7 2 जा गया 2 जा गया, 9 2 जा क्या आ गया 18 × 10 का पावर यहाँ आ जाएगा बच्चों -3, ये -2 पर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो आएगा 18 × 10 का पावर -1 विच इज 1.8 जूल्स। नेगेटिव में आएगा, लेकिन यहाँ ऑप्शन सारे पॉजिटिव में दिए, तो अपन टिक लगा देते हैं 1.8 जूल। एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, इसलिए नेट क्या में आएगा, नेगेटिव। अगला बच्चों क्वेश्चन, अगला सवाल क्या दिया हुआ है, इफ इक्वेशन ऑफ अ ट्रेवलिंग वेव, भाई ट्रेवलिंग वेव इक्वेशन क्या दिया है, 10 sin 3t plus 0.1 x, then what is the velocity of wave and direction। तो बच्चों ये दोनों आपस में टर्म जब kx माइनस, देखो kx प्लस ओमेगा टी, kx माइनस ओमेगा टी, जब दोनों आपस में ऐड होते हैं तो डायरेक्शन होती है नेगेटिव एक्स एक्सिस की, और अगर दोनों आपस में माइनस हो रहे हैं, डिफरेंस हो रहा है, तो डायरेक्शन होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यहां पर क्योंकि दोनों ऐड हो रहे हैं तो डायरेक्शन होगा नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो या तो ऑप्शन 2 होगा या तो ऑप्शन 4 होगा। अब अपने को वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी अपन जानते हैं बच्चों, अगर हम लोग को वेलोसिटी जो ओमेगा बराबर, नहीं वेव वेलोसिटी पढ़े हैं, v बराबर वो होता है ओमेगा बाय k। ठीक है, तो ओमेगा यहां से कंपेयर कर लो, ओमेगा का वैल्यू कितना है 3 और k का वैल्यू कितना है 0.1, तो आ जाएगा बच्चों 30। तो इसका सही आंसर होगा 30 और -i, क्योंकि दोनों क्या हो रहे हैं ऐड, 30i -i मीटर पर सेकेंड। अगला सवाल क्या बोला है, स्प्रिंग हैज टेंशन 5 न्यूटन एट x1 एक्सटेंशन एंड 7 न्यूटन एट x2 एक्सटेंशन, डिटरमाइन द टेंशन द स्प्रिंग व्हेन द एक्सटेंशन इज 5x1 - 2x2। ठीक है, तो बच्चों जो स्प्रिंग फोर्स होता है दैट इज इक्वल्स टू kx। ठीक है, तो हम लोग को क्या दिया हुआ है, यहां पर दे दिया है कि जब 5 न्यूटन फोर्स होता है तो एक्सटेंशन कितना होता है x1। ठीक है, तो क्या लिखते हैं k × x1। उसके बाद बोला है जब 7 न्यूटन होता है तो एक्सटेंशन कितना होता है kx2। तो यहां से हम लोग x1/x2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। x1 आ जाएगा बच्चों 5/k और x2 आ जाएगा बच्चों 7/k। अब हमको पूछा है फोर्स की वैल्यू बताना है जब आपका एक्सटेंशन है 5x1 - 2x2। तो नेट एक्सटेंशन लिख लेते हैं बच्चों, क्या होगा 5x1 - 2x2, 5 × x1, x1 क्या है 5/k -2 x2, x2 क्या है बच्चों 7/k।
के। तो ये आ जाएगा बच्चों 25/k माइनस 14/k। तो ये आ जाएगा k, 25 माइनस 14 करेंगे तो आ जाएगा 6 5 11, 11/k। तो ये आ गया बच्चों x नेट का वैल्यू। तो f बराबर इतने एक्सटेंशन पे क्या होगा, इतने एक्सटेंशन पे होगा बच्चों k इंटू एक्स नेट। तो k से k कट जाएगा बच्चों, x नेट का वैल्यू डालेंगे तो आ जाएगा 11 न्यूटन। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल बच्चों, फाइंड द प्रेशर इनसाइड द बबल विथ रेस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच इज 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डेंसिटी ऑफ वाटर आपको दे दिया है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और सरफेस टेंशन दे दिया है 72 × 10⁻³ न्यूटन मीटर, और रेडियस दे दिया है 1 mm। तो बच्चों हम लोग जानते हैं जैसे एक बबल है तो उसके इनसाइड में एक्सेस प्रेशर होता है। जैसे सपोज अंदर प्रेशर P1 है, बाहर प्रेशर P2 है, तो अंदर का प्रेशर P इनसाइड माइनस P आउटसाइड होता है। बबल बोला है, बबल का एक ही सरफेस होता है, तो इट इज इक्वल्स टू 2T/r, वेट इज द सरफेस टेंशन, r इज द रेडियस ऑफ बबल। अब यहां पर बच्चों इनसाइड पे प्रेशर सपोज P है, लेकिन आउटसाइड पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक नहीं है। अपन कितने हाइट नीचे आ रहे हैं, 20 सेंटीमीटर नीचे आ रहे हैं। तो 20 सेंटीमीटर नीचे आ रहे हैं बच्चों, तो हम लोग क्या लिखेंगे, आउटसाइड प्रेशर PATM प्लस ρGH, दिस विल बी इक्वल टू 2T/r। तो प्रेशर इनसाइड क्या हो जाएगा, ये टर्म 2T/r में ऐड होगा, तो 2T/r प्लस PATM प्लस ρGH। अब सारी वैल्यूज तो हम लोग को दी हुई है, उसको अपन पुट कर लेते हैं बच्चों, तो इसका आंसर निकल जाएगा। तो P इनसाइड बबल के कितना है 2T/r, तो 2 इंटू सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन कितना है बच्चों 72 इंटू 10⁻³ r क्या दिया है 1 mm, तो क्या लिखते हैं 10⁻³ प्लस ये कितना है बच्चों 10⁵, PATM कितना दिया है 10⁵, प्लस ρGH, तो डेंसिटी कितना दिया है 10⁻³ kg पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर अपने को kg पर मीटर क्यूब में लेना है बच्चों, तो अपन kg पर मीटर क्यूब में लेते हैं 1000, 10⁻³ इंटू सरफेस, उसके बाद क्या है ρG का वैल्यू कितना लेंगे बच्चों 10, ρGH, H का वैल्यू कितना देना है, H का वैल्यू बोला है 20 सेंटीमीटर नीचे है, तो क्या होगा 20/100। तो 1 0 से 1 0 2 कट गया, तो ये कितना आ जाएगा 10⁻³ से 10⁻³ कट गया, तो ये आएगा बच्चों कितना 72 दूनी कितना होता है 144 है ना, 144 प्लस 10⁵ प्लस ये हो गया 2 इंटू 10⁻³। ठीक है, तो ये हो जाएगा 144 प्लस 1 1 2 3 4 5 प्लस 1 2 3। ठीक है, तो अपन क्या करें, इनसाइड जो नेट प्रेशर है अपन निकाल दिए हैं, लेकिन क्वेश्चन में अपने को क्या बोला है, क्वेश्चन में हम लोग को ये बोला है कि विथ रेस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हटा के माइनस करके अपने को बताना है। तो क्या होगा, यानी PATM को अपन इधर ले आएंगे, PATM माइनस, तो खाली हमको 2T/r प्लस ρGH की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से इसको हटा दो आप, तो 2TR प्लस ρGH कितना आ जाएगा 2144 पास्कल। ठीक है, ये चीज ध्यान देंगे, तो आंसर क्या होगा इसका 3, 2144 पास्कल। अगला सवाल में क्या दिया है, एनर्जी इन अ सिस्टम वेरीज विथ पोजीशन एंड टाइम एस E बराबर x³ e⁻⁻βt। ठीक है, अब हमको ये बोला है कि गिवन दैट परसेंटेज एरर x में, परसेंटेज एरर t में दिया है, हमको परसेंटेज एरर e में निकालना है एट t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं अपन, लॉग ले लेते हैं बोथ साइड्स, तो क्या आएगा ln e बराबर ये था x का क्यूब है ना, x का क्यूब, ये पावर 3 था, तो आ जाएगा 3 ln x प्लस ये e का पावर है तो ln कट जाएगा, और क्या बच जाएगा यहाँ पर बीटा t माइनस बीटा t। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको थ्रू आउट डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये क्या आएगा बच्चों, ये आएगा dE/e बराबर 3 dx/x। अब एरर है तो इसको प्लस ही ले लेते हैं, क्योंकि एरर हमेशा मैक्सिमम एरर निकालना है, तो एरर्स हमेशा ऐड होते हैं। बीटा तो बीटा है, यहां पर बचेगा dt। अब दिक्कत क्या है बच्चों, हमको परसेंटेज एरर दिया है t में, मतलब dt/t इंटू 100 का वैल्यू हमको दिया है 1.6, लेकिन यहां पर तो खाली dt आ रहा है, तो क्या करते हैं डिवाइड बाई t मल्टीप्लाई बाई t कर लेंगे, और t का वैल्यू एट 5 सेकंड तो हम लोग को पूछे ही है। अब सारी वैल्यू को अपन सब्स्टिट्यूट कर देते हैं,
तो सब में क्या कर दो, इंटू 100 परसेंटेज एरर के लिए इंटू 100। अब ये अपने को चाहिए, ठीक, ये अपने को दे दिया बच्चों 1.2, तो आएगा 3 इंटू 1.2 प्लस बीटा का वैल्यू दे दिया है 0.3, dt बाई टी इंटू 100, इसका वैल्यू अपन लिखेंगे 1.6 इंटू टाइम अपने को दे दिया है 5 सेकेंड पे, तो ये आ जाएगा बच्चों 3.6 प्लस ये आ जाएगा बच्चों 2.4, ये आ जाएगा आंसर 6%। तो मैक्सिमम एरर परसेंटेज में क्या होगा, 6%। ठीक है, अगला सवाल। अच्छा पीछे जाना है, ये नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल हम लोग को पूछा बच्चों, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज गिवन करंट कितनी है 0.25 मिली एम्पेयर और कैपेसिटेंस आपको दिया है। तो बच्चों हम लोग को dv बाई dt निकालना है। तो सबसे पहले तो देखो c बराबर क्या होता है अपने को पता है, q बाय v। तो v बराबर क्या होगा बच्चों, q बाय c। ठीक, अब इसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट कर दें तो क्या आएगा, dv बराबर dq इंटू 1/c। हमको dv बाई dt चाहिए, तो दोनों तरफ dt और dt से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। dv बाई dt हमको चाहिए, dq बाई dt होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विच इज करंट, और c यहां पर आ गया c। अब करंट की वैल्यू कितनी दी है 0.25 मिली एम्पेयर, तो आ जाएगा 0.25 इंटू 10 का पावर -3, और आपको कैपेसिटेंस दिया है 0.25 इंटू 10 का पावर -6, 25 से 25 कट गया, ये ऊपर जाएगा तो आ जाएगा बच्चों 10 का पावर 3, क्या आएगा 10 का पावर 3 वोल्ट पर सेकेंड। तो सही आंसर क्या होगा इसका, 2। अगला सवाल, अगला सवाल बच्चों फ्लूइड का है। क्या है, फ्लूइड है डेंसिटी रो फ्लोज थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पाइप ऑफ वेरिएबल क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो मान लो कि क्रॉस सेक्शन कैसा है, वेरिएबल है। अब फ्लूइड यहां फ्लो हो रहा है, डेंसिटी है फ्लूइड की रो। टू डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एट ए एंड बी, द फ्लूइड हैज वेलोसिटी वी ए एंड वी बी। तो मान लो कि ये ए क्रॉस सेक्शन है, यहाँ वेलोसिटी है वी ए, ये बी क्रॉस सेक्शन है, यहाँ वेलोसिटी कितनी है वी बी। अब ये बोला है एंड द प्रेशर इज पी एंड पी बी रेस्पेक्टिवली, तो प्रेशर यहाँ पर पी ए है, प्रेशर यहाँ पर पी बी है। डिटरमाइन द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द वेलोसिटीज इन दिस सेक्शन। तो बच्चों सिंपल बर्नौलीज का क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग को हाइट का ग्रेडियंट लेना नहीं है, क्योंकि आपको बोला है हॉरिजॉन्टल पाइप, तो मतलब हाइट का कोई ग्रेडियंट होने वाला नहीं है जब फ्लूइड फ्लो कर रहा है। तो अपन लोग बर्नौलीज इक्वेशन लिख लेते हैं बच्चों। बर्नौलीज इक्वेशन क्या बोलता है, प्रेशर प्लस हाफ रो वी ए स्क्वायर बराबर प्रेशर प्लस हाफ रो वी बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग पी ए माइनस पी बी और वी ए वी बी में रिलेशनशिप निकालना है। पी बी को इधर भेज दो तो आएगा पी ए माइनस पी बी बराबर हाफ, ठीक है ये ऊपर चले जाए। ठीक है, अब ये क्या आ गया, हाफ रो कॉमन आ जाएगा, वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर, तो 2 उधर चले जाएगा बच्चों, तो आएगा 2 पी ए माइनस पी बी बाय रो इज इक्वल्स टू वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। तो वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर आएगा पी ए माइनस पी बी, तो ये तो गलत हो गया, ये आपका सही है, वी ए स्क्वायर माइनस वी बी स्क्वायर बराबर 2 पी बी माइनस पी ए बाय रो। अगला सवाल नेक्स्ट। अब हम लोग को क्या करना है बच्चों, यहाँ पर मैच द फॉलोइंग करना है। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, टोरोजनल कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब का अपने को डायमेंशन निकालना है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी निकालते हैं बच्चों। सपोज सबसे पहले तो इसका ही निकाल देता हूँ, सबसे आसान टोरोजनल कांस्टेंट का होता है। टोरोजनल कांस्टेंट क्या होता है, टॉर्क बराबर के थीटा। अब थीटा का तो कोई यूनिट नहीं होता, तो जो टोरोजनल कांस्टेंट होता है उसका डायमेंशन टॉर्क के बराबर होता है, और टॉर्क का डायमेंशन वर्क के बराबर होता है, और वर्क का डायमेंशन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ml2 t-2। ठीक है, तो ml2 t-2 r, तो आपको पता चल गया b का r है। ठीक है, अब b का r है बच्चों, तो r कौन कौन से ऑप्शन में, एक तो थर्ड हो सकता है और एक तो सेकंड हो सकता है। अब दोनों में a का s लिखा है, तो a निकालने की अपने को जरूरत नहीं है। c का q है, इसमें c का p है, तो c निकालने से अपना काम चल जाएगा। तो अपन क्या निकालते हैं बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये वाला लेते हैं। देखो कौन सा अच्छा फॉर्मूला, ये है c बराबर E बाय बी, तो B बराबर क्या हो जाएगा, E बाय सी। ठीक है, E बाय सी। अब E क्या होता है, ये होता है बच्चों वोल्ट पर मीटर, और नीचे क्या आ जाएगा C, C स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, अब स्पीड ऑफ लाइट है तो इसको लिख लेते हैं मीटर इंटू, स्पीड ऑफ लाइट को लिख लेता हूं मैं मीटर पर सेकेंड, तो टाइम सेकेंड ऊपर चले जाएगा, और इधर क्या आएगा बच्चों वोल्ट। अब वोल्ट है ना, तो वोल्ट होता है बच्चों वर्क डन अपॉन चार्ज,
तो लिखते हैं, देखो बी का डायमेंशन लिखने के लिए वोट डन का लिखे वर्क डन अपॉन चार्ज। तो अच्छा, जिसका निकाल चुके हैं सेकंड बाय मीटर स्क्वायर, इसको तो अलग रखते हैं, अब वोल्ट का निकालते हैं। वोल्टेज क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। अब वर्क डन क्या होता है, mL2t-2 अपॉन चार्ज, चार्ज होता है IT, एम्पेयर, एम्पेयर में दिया है ना, एम्पेयर, एम्पेयर इनटू टाइम, ठीक है। फिर इसको लिख लेते हैं, इसको हटा के टाइम L का स्क्वायर, ये हट गया। अब देखते हैं, तो ये वाला टाइम से कट गया, और L स्क्वायर से ये वाला L स्क्वायर कट गया, तो आया क्या, m a-1 और t-2। तो m a-1 t-2 है p। तो बच्चों जिसमें भी c का p दिया है वो सही है। c का p किसमें दिया है, इसमें, तो सेकंड ऑप्शन अपना करेक्ट, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, अगला सवाल है, क्या बोला है, द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m and specific heat is S is raised slowly from T1 to T2. The change in entropy of the system is, तो बच्चों ds बराबर क्या होता है बच्चों, dq by t, ठीक। अब अगर आप एक dq हीट किसी सब्सटेंस को देते हैं, सॉलिड को, तो उसका जो टेम्परेचर बढ़ता है वो होता है ms इंटू dt। तो यहाँ पर डाल देते हैं बच्चों, तो चेंज इन एंट्रोपी बराबर आएगा ms dt बाय t। तो अपन क्या करते हैं, दोनों को इंटीग्रेट करते हैं, तो एंट्रोपी चेंज सपोज S1 से S2 हो रहा है फ्रॉम टेम्परेचर T1 टू T2, तो ये आ जाएगा बच्चों फाइनल माइनस इनिशियल एंट्रोपी चेंज, ms आ जाएगा बाहर, dt बाई टी का होता है ln t, तो ln t रखेंगे अपर माइनस लोअर, तो ln t2 बाय t1। तो ये आ गया आपका बच्चों एंट्रोपी चेंज, ms log t2 बाय t1, ms log t2 बाय t1। तो क्या होगा इसका ऑप्शन 1। अगला, ठीक, अगला सवाल क्या दिया है बच्चों, इन अ वाईडी एक्सपेरिमेंट स्लिट विड्थ आर गिवन एज d n x t। तो बच्चों यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है, ये स्लिट है और ये दूसरा स्लिट है। तो अगर इस स्लिट का जो विड्थ है वो d है, तो इसका क्या दे दिया बच्चों आपको xt, मतलब इंक्रीज कर दिया है। अब हमको बोला है रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इज 9/4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ d। तो I max बाय I मिनिमम हमको दे दिया बच्चों 9/4। अब I मैक्सिमम का वैल्यू क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम लोग लिख सकते हैं रूट I1 प्लस रूट I2 डिवाइडेड बाय रूट I1 माइनस रूट I2 बराबर क्या आएगा 9/4, और ये सब का क्या होता है होल स्क्वायर। स्क्वायर को उधर भेज दो, तो बच्चों सिंपली आ जाएगा रूट I1 प्लस रूट I2 बाय रूट I1 माइनस रूट I2 बराबर 3/2। अब हम ये जानते हैं बच्चों कि अगर स्लिट का विड्थ को अपन बढ़ा देते हैं तो नंबर ऑफ लाइट पार्टिकल्स जो एंटर करते हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है, नंबर ऑफ वेव्स जो एंटर कर रहे हैं, तो हेंस अपनी जो है इंटेंसिटी लाइट की बढ़ जाएगी। तो इंटेंसिटी जो होती है वो विड्थ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी उतना ज़्यादा विड्थ। तो हम लोग बच्चों यहाँ पर लिख सकते हैं I1 बाय I2 को लिख सकते हैं, I1 था सपोज ऊपर वाले का तो D था, और I2 था सपोज नीचे वाले का तो था XD। तो हम लोग I1 बाय I2 को क्या लिख सकते हैं 1/x। तो I2 बाय I1 को क्या लिख सकते हैं x, तो वही करने की कोशिश करते हैं। तो यहां से बच्चों I1 रूट I1 कॉमन निकाल लेते हैं, वो कट जाएगा, तो बचेगा 1 प्लस अंडर रूट I2 बाय I1 बाय 1 माइनस अंडर रूट I2 बाय I1 इज इक्वल्स टू क्या आएगा 3/2। I2 बाय I1 को x लिखेंगे तो 1 प्लस रूट एक्स बाय 1 माइनस रूट एक्स बराबर आ गया 3/2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, 2 प्लस 2 रूट एक्स बराबर 3 माइनस 3 रूट एक्स, इसको इधर भेज दो, 5 रूट एक्स बराबर 3 माइनस 2 कितना होता है 1, तो रूट एक्स का वैल्यू कितना आ गया 1/5। तो बच्चों x का वैल्यू कितना आएगा, स्क्वायर कर दो 1/25, तो आएगा 1/25। तो ये होगा ऑप्शन 1, ठीक है। अगला ये क्वेश्चन बनाते हैं। अगला सवाल क्या दिया है बच्चों, अगला सवाल ये दिया है डिस्क ऑफ मास m, एक डिस्क है जिसका मास m है और रेडियस क्या है r। अब अबाउट इट्स r इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, तो अपनी एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, ठीक है, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एस, मतलब ये कितना एंगल बना रहा है विद फंक्शन ऑफ टाइम। तो कितना बना रहा है बच्चों 10t² माइनस 8t।
फाइंड द पावर डिलीवर्ड टू द डिस्क एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। तो t इक्वल्स टू 2 सेकेंड में पावर निकालना है बच्चों। तो बच्चों पावर क्या होता है देख लेते हैं। जैसे बच्चों पावर फोर्स इंटू वेलोसिटी होता था इंस्टेंटेनियस पावर, तो वैसे ही टोरोजनल रोटेशन के केस में बच्चों होता है टॉर्क इंटू एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो टॉर्क आई अल्फा से निकलता है और ओमेगा डी थीटा बाई डी टी से निकलता है। तो अपन क्या करेंगे बच्चों, पावर बराबर टॉर्क, टॉर्क क्या होता है आई इंटू अल्फा, और इंटू क्या आएगा टॉर्क इंटू ओमेगा, तो आई इंटू अल्फा इंटू ओमेगा करना है। तो अल्फा और ओमेगा की वैल्यू चाहिए अपने को 2 सेकेंड्स पे, और आई है ये डिस्क है बच्चों, डिस्क होता है एम आर स्क्वायर बाय 2, तो आई के जगह लिख लेते हैं एम आर स्क्वायर बाय 2 इंटू अल्फा। अल्फा कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो ये बच्चों थीटा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिया है, इसको क्या कर दो एक बार डिफरेंशिएट कर दो, तो आएगा डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल्स टू 20t माइनस 8। इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर लो, तो डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर क्या आएगा 20। आई बात समझ में। अब 2 सेकेंड पे चाहिए तो 2 वैल्यू भी डाल दो, 22 जा 40, 40 माइनस 8 कितना होता है 32। आई बात समझे। तो ये आपका ओमेगा आ गया और ये बच्चों आपका अल्फा आ गया। आप दोनों की वैल्यू डाल दो, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आई है 20, ओमेगा की वैल्यू कितनी आई है 2 सेकेंड पे 32, और मास डिस्क का दिया नहीं है, तो डिस्क ऑफ मास एंड रेडियस आर इज रोटिंग अबाउट द एंगल ऑफ रोटेशन, तो मास और वो दिया नहीं है बच्चों। तो अपना द पावर डिलीवर टू डिस्क, तो पावर यानी एम और आर की वैल्यू यहाँ दी नहीं है, शायद कुछ दी होगी तो उससे कैलकुलेट हो जाएगी परफेक्टली। इस क्वेश्चन में यहाँ पर अभी दी नहीं है, तो एम और आर की वैल्यू डालोगे और इससे आप क्या कर सकते हो पावर कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, आई बात समझ में। तो बच्चों ये कुछ सवाल थे जो हम लोग को दिए गए थे इसमें सेकंड शिफ्ट टू 23 के, और जो पिछले शिफ्ट के जो आंसर सॉल्व हो गए फिजिक्स के मेमोरी बेस्ड पेपर के, उनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।